हेलो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो जीके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके अलावा हम साथ ही कुछ स्टैटिक इंडिया जीके भी डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ वीडियो काफ़ी लंबे बन रहे हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि 20-22 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिमला स्थित गॉर्टन कैसल भारत भवन का शिल्पकार या वास्तुकार कौन था? तो आर्किटेक्चर का नाम पूछा है इसमें, जो गॉर्टन कैसल है तो एस जैकब जो हैं वो इसके वास्तुकार हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हेनरी इरविन, तो ये भी आर्किटेक्चर ही थे। इन्होंने हेनरी इरविन ने जो था वॉइस रीगल लॉज जो था 1888 में जो बना था लॉर्ड डफरिन के टाइम, वो इन्होंने डिज़ाइन किया था। जबकि एच.एस. हैरिंगटन जो थे ऑप्शन सी में जो है ये थे चीफ इंजीनियर, जो शिमला कालका रेलवे लाइन बन रही थी उसमें। तो हमने भी पढ़ा ये जो गॉर्टन कैसल था ये 1901 से लेकर 1904 में बना था और नियो गॉथिक आर्किटेक्चर में ये डिज़ाइन किया गया है, बना है। और आजकल इसमें अकाउंटेंट मतलब एजी ऑफिस है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है शिमला में, वो इसी बिल्डिंग में है गॉर्टन कैसल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। इसमें हमसे पूछा गया है सतत विकास लक्ष्यों को सन 2030 तक प्राप्त करने के लिए वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 30% जो है मतलब इस 30% करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दूं, जो भारत वन रिपोर्ट होती है वो हर 2 वर्ष बाद जो है प्रकाशित की जाती है। तो उसके बेसिस पे जो है देश में जो है कुल वन आवरण मतलब जो उसके जियोग्राफिकल एरिया, भारत का जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो देश का कुल वन आवरण जो है 27.67% है। माफ़ कीजिए 21.67% है, मतलब 21.67% पे ही वृक्ष हैं, पेड़ हैं अभी, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी प्रकार हिमाचल सरकार ने भी जो 2019 में रिपोर्ट दी थी हिमाचल की, तो उसमें बताया गया था कि हिमाचल का जो वन आवरण है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसको 30% तक ले आएंगे 2030 तक, तो प्रेजेंट में वो जो प्रेजेंट में है वो है 27.72%। मतलब हमको लगभग 2.18% इसको बढ़ाना है अगले 9 साल में, 10 साल में, 2021 से 9 साल में। तो ये जो जानकारी है, ये जो भारत वन रिपोर्ट है, ये पहला वन रिपोर्ट जो था 1987 में भारत सरकार ने जारी की गई थी। उसके बाद हर 2 साल बाद जो है ये प्रकाशित होती है। इसी बेस पे ये जो एचपी गवर्नमेंट ने बताया कि वो 30% करेगी अपना वन आवरण, जो कि अभी 27.72% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कशन बहुत लंबा हो जाता है। 156 है। इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन क्षेत्र का कितना लगभग होता है, मतलब कितना योगदान होता है? तो ये लगभग 6.6% होता है। अगर पिछले साल 2019-20 की बात करें, जो कोरोना की वजह से लॉसेस हुए, और तो 2020 में जो है टूरिस्ट के इनफ्लो पे इंक्लूडिंग चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो या हमारे इंडिया के हों, तो माइनस में चला गया है ये 81.33%। मतलब काफ़ी ज़्यादा सेटबैक लगा है कोविड के वजह से टूरिज़्म जो हमारा सेक्टर है हिमाचल में। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसका 156 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 देखते हैं। 4890 मीटर की ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है जहां पर जंस्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें मिलती हैं? तो ये है ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जांस्कर जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है उसमें। तो ये जो है
इसमें लाहौल स्पीति में, और इसमें लाहौल और स्पीति का मार्ग और लद्दाख का मार्ग जो है और इसके अलावा लेह का जो मार्ग है वो आपस में जुड़ते हैं इस पॉइंट पे। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया था। इसमें ऑप्शन दिए थे कि बारालाचा पास को और किस नाम से जाना जाता है। तो बारालाचा पास को जाना जाता है चोटी पर चौराहे वाला दर्रा। तो आप देख सकते हैं कि बारालाचा को चोटी पर चौराहे वाला दर्रा इसलिए कहा क्योंकि ये चौराहा है लद्दाख के लिए, स्पीति के लिए, लाहौल के लिए, और ये जंस्कर में स्थित है। मतलब इस कारण इसको चोटी पे चौराहा वाला दर्रा कहा जाता था। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जाने जाने वाले भारतीय आर्य निमन में से कौन थे। तो सबसे पहले जो थे वो खश जाति, खशाज, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल प्रदेश के, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें हिमाचल प्रदेश में कोल, किरात, नाग और खश जाति जो थी उनके लोग रहते थे। तो कहा भी जाता है कि कोल जाति जो थी वो हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी थे, जो कोल थे। इसके अलावा किरात, जिनको मंगोल बोलते हैं, वो कोल जाति के बाद दूसरी जाति थी, यानी मंगोल जो थे वो दूसरी जाति थी जो हिमाचल में बसे। तो इतिहास के पूर्व काल से जनजातियां जैसे कोयलियों, हालियों, दास, खसों, किन्नरों, किरातों ने जो था इस भूमि पर निवास किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो खस जाति थी उन्होंने नाग जाति पर जब जीत हासिल की थी तो उसी स्वरूप जो था, जो भुंडा उत्सव है निर्मण में, वो मनाया जाता है। मतलब खसों का नाग जाति पर जीत हासिल करना ही भुंडा और उत्सव जो कि निर्मण में होता है उसके रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में किस राजा ने मंडी शहर की स्थापना की एवं भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जो राजा अजबर सेन थे 16वीं शताब्दी में राजा थे, मतलब 16वीं शताब्दी, ये 1527 ईस्वी में राजा बने थे। तो इन्होंने ही मंडी का जो शहर है उसकी स्थापना करवाई थी और जो भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ इनकी पत्नी का नाम था सुल्ताना देवी, जिन्होंने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया था। इसके अलावा फेमस जो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो कब से, उत्सव जो है कब से शुरू हुआ है। तो वो राजा सूरज सेन जो थे उनके समय से शुरू हुआ है। उनके 18 पुत्र थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने माधो राय, या जिनको कृष्ण भगवान को जो माधो राय कहते हैं, उनको राजपाट सौंप दिया था, जिसके बाद वहाँ पे शिवरात्रि का त्यौहार शुरू हुआ था। और जो कमलागढ़ किला है वो भी सूरज सेन ने ही बनवाया था। इसके अलावा जो श्यामा काली मंदिर है मंडी में, वो राजा श्याम सेन ने, जो कि 1658 में राजा बने थे, उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा सिद्ध सेन जो थे एक प्रमुख राजा हुए थे 1678 से 1727 तक। तो उनके समय ही सिद्ध सेन जब राजा थे तभी गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे। और इसके अलावा इन्होंने, सिद्ध सेन ने सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, सिद्ध जालपा मंदिर आदि का निर्माण करवाया था। तो आपके पास बुक्स वगैरह होंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ये जो मंडी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 160 में, कांगड़ा पेंटिंग जो है सिर्फ यही है जिसको जीआई टैग मिला है। तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंटली जो है हिमाचल के पास 8 जीआई टैग हैं। तो 8 जीआई टैग में 4 जो जीआई टैग हैं वो हैंडीक्राफ्ट आइटम के हैं, जिसमें कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल और कांगड़ा पेंटिंग है। इसके अलावा 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जिसमें कांगड़ा टी और बासमती और काला जीरा। काला जीरा ये किन्नौर का काला जीरा। और ये जो बासमती है
ये बासमती जॉइंटली है, मतलब 7 जो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं उन सब में जो बासमती उगाई जाती है, तो ये जॉइंटली जीआई टैग मिला है हिमाचल को बासमती में। तो तीन हो गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कांगड़ा टी, काला जीरा किन्नौर और बासमती। इसके अलावा एक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो चूली ऑयल या हम एप्रिकॉट ऑयल भी बोलते हैं जिसको, तो चूली के तेल को भी, इन 8 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। और 2020 में हिमाचल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 5 और चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि उनमें भी हिमाचल को जीआई टैग मिले, लेकिन अभी तक फ़िलहाल एचपी गवर्नमेंट के पास 8 चीज़ों का ही जीआई टैग है 2021 जून तक मई तक। तो आगे देखते हैं किन किन चीज़ों को मिलता है। 5 चीज़ें जो है रजिस्टर करवाई हैं, उन्हें मिलता है कि नहीं आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी मनाकू जो थे चित्रकार थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये जो मनाकू पेंटर था ये राजा संसार चंद के समय कांगड़ा में एक प्रसिद्ध पेंटर था। मानकू, सॉरी नाकू लिखा है यहाँ पे, मानकू होगा ये। और इसके अलावा कांगड़ा में एक भोला राम पेंटर भी था। एक्चुअली भोला राम पेंटर था वो गढ़वाल से कांगड़ा आया था। और जो कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज थी वो क्वेश्चन आता है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मेटकॉफ के द्वारा। और ऑप्शन में निक्का भी दिया गया, तो निक्का भी पेंटर ही था। ये चंबा रियासत से संबंधित था निक्का पेंटर। और ये जो नैन सुख थे ये भी पेंटर ही थे। तो नैन सुख और मनाकू या मानकू जो है इनका संबंध गुलेर से ही था। और जो कांगड़ा शैली की चित्रकला थी वो संसार चंद के समय ही फली फूली थी। और पहाड़ी कला का जन्म था गुलेर ही माना जाता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ पंडित सेऊ जी को हम भूल गए। पंडित सेऊ जो थे वो चित्रकार थे और इनके बेटे थे मानकू और नैनसुख। तो ये तीनों जो थे चित्रकार थे और गुलेर से इन तीनों का संबंध है, मतलब पंडित सेऊ के पुत्र थे मानकू और नैनसुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य कौन था जिसका वर्णन महाभारत पुराणों एवं पाणिनि के कार्यों में मिलता है? तो सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य था कुल्लूत। और आपको पता है कि कुल्लू की स्थापना थी बिहंग मणिपाल ने की थी कुल्लू की स्थापना। इसके अलावा त्रिगर्त भी आप जानते हैं, और जालंधर, त्रिगर्त जो था राज्य उसकी राजधानी थी जालंधर। 7 धारों में से एक धार जिसे अब नैना देवी धार कहा जाता है, में नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता है जो कहलूर के संस्थापक थे राजा वीरचंद, उन्होंने ही जो था ये नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। वीरचंद ने कहलूर की स्थापना की थी 697 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़ और कि जो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है 5 मेगावाट का जो HPPCL द्वारा स्थापित किया गया है वो नैना देवी मंदिर परिसर में ही है। याद रखेंगे आप, बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है नए भारत के विजन 2022 के तहत हिमाचल प्रदेश किस जिले को भारतवर्ष के 115 जिलों के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है चंबा को। तो ये लिस्ट जारी हुई थी बैकवर्ड, जो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट की 115 डिस्ट्रिक्ट थी, ये नवंबर 2017 में। तो उस टाइम का करंट अफेयर था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशम उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के किस स्थान पर विदेशी प्रजाति का एक मूल रेशम बीज केंद्र कार्य कर रहा है, जो कि रेशम बीज का उत्पादन? नगरोटा कांगड़ा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी यही पूछा गया था कि रेशम बीज केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका नगरोटा कांगड़ा में
तो आप देख सकते हैं कि किन्नौर घाटी की बसपा वैली जो है उत्तराखंड से जुड़ती है अलग अलग पासों के, मतलब जो अलग अलग दर्रे हैं उनसे, उनके द्वारा बसपा वैली उत्तराखंड से जुड़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 166 का। क्वेश्चन नंबर 167 देख लेते हैं। सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा क्षेत्रों के छोटे शासकों ने सामूहिक रूप से किसे संसार चंद को जीतने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अमर सिंह थापा। 1804 की ये बात है। बिलासपुर के राजा महान चंद ने, मतलब ये समूह तो बना था लेकिन जो महान चंद था वो इसमें आगे था, मतलब इसी ने बुलाया था अमर सिंह थापा को। और इसके बाद अमर सिंह थापा ने तो 1804 में बुलाया था। 1805 में हमीरपुर के नज़दीक महल मोरिया में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हरा दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। 167 जो हमने डिस्कस किया। 168 में है, रामपुर बुशहर के राजा जिन्हें तिब्बत से मुक्त व्यापार का अधिकार मिला वो होंगरंग घाटी से जागीर के रूप में प्राप्त किया। तो राजा का नाम था राजा केहरी सिंह। तो आप जानते हैं बुशहर के राजा केहरी सिंह जो था औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक? बैंकर्स चेक कहते हैं हम जो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, डीडी बनाते हैं, उसे बैंकर्स चेक कहते हैं। आपको पता है कि डीडी जो है आप पैसे दे के बनवाते हैं, मतलब पहले प्रीपेड कर दिया होता है और 3 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। तो इसको परचेज किया जाता है बैंक द्वारा, क्योंकि ये प्रीपेड होता है। तो इसमें बैंक को कोई भी, मतलब बैंक जो है इसको परचेज करता है जिसके नाम पे इशू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? तो कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो IRDA जो है इंश्योरेंस सेक्टर पे जो है कमांड रखती है। फॉर्म हुई था IRDA जो इसकी स्थापना 1999 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, तेलंगाना में। हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, नन ऑफ द अबव, मतलब कहीं पे प्रयुक्त नहीं होता, मतलब ये प्रयुक्त ही नहीं होता बजट शब्द हमारे संविधान में लिखा ही नहीं गया है। और जो ये आर्टिकल 112 है इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत की केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जबकि आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा या परिवर्तन या आहरण मतलब कर सकता है, किसी की सज़ा कम कर सकता है, किसी को माफ़ कर सकता है। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 72 बताता है। और जो अनुसूची 5 है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो आदिवासी संस्कृति है, भाषा, जीवन शैली और अधिकार जो हैं वो राज्यपाल की निगरानी में जो है संरक्षित होते हैं, मतलब उनको संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, तो UNDP के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये प्रकाशित होती है। और 1965 में UNDP की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो निगम कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? तो जो थर्मल पावर है यानी तापीय ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा शेयर है। 65% जो है तापीय ऊर्जा ही, विद्युत का ही निर्माण होता है भारत में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 13.5% के लगभग, सोलर जो है 17% है, जबकि न्यूक्लियर है
3.22%। तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन सी 49 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है। किसका? दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष, मतलब नॉर्मली जो है एक साल का ही निकालते हैं ये, एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात का लेन देन का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो रोज़ लंबा होता जा रहा है, तो आज हम यहीं डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास और क्वेश्चन हैं इस PDF में, पर वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।